ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नेम याओशी है और वो किसी डॉन से कम नहीं। वहीं उसके बंदे एक अंकल को किडनैप करके याओशी के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया है। फिर वो उसे धक्का देकर घुटनों के बल बिठा देते हैं। शिन कहता है कि याओशी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये सुन याओशी उठकर कहती है कि तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन क्यों? शिन कहता है कि मुझे डराने के बजाय एक ही दफ़ा मार दो। तो याओशी कहती है कि तुमने एंटी वैंग के फ्रूट चुराए हैं और मरना इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। शिन कहता है कि तुम ही बता दो कि तुम मुझे क्या सज़ा दोगी। तो याओशी कहती है कि तुम एंटी वैंग के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो और कहो कि सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ़ कर दें। नेक्स्ट डे शिन एंटी वैंग के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन एंटी वैंग उसे डांट लगा देती है। वहीं पास बैठे याओशी और उसके दो साथी लुजू और मुजू बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं। लुजू कहता है कि अब एंटी वैंग अपना काम आराम से कर सकती हैं और उस बूढ़े की वजह से अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुजू कहता है कि एंटी वैंग हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, अब कोई भी उन्हें तंग नहीं कर पाएगा और आज के बाद छोटे मोटे डॉन भी इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। याओशी कहती है कि हम उस बुढ़े के दुश्मन नहीं हैं, बस अगर वो गलत काम नहीं करेंगे तो कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। तभी दो बंदे एंटी वैंग के स्टॉल पर गिर पड़ते हैं जिससे सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं। ये देख याओशी गुस्से से लाल हो जाती है और पूछती है कि ये किसने किया। तभी वहाँ एक हैंडसम लड़का आता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जिनसू। उसे देख लुजू कहता है कि वाओ ये कितना हैंडसम है। तो याओशी कहती है कि कोई हैंडसम नहीं, तुम चुप रहो, इसने किसी दूसरे के फ्रूट्स खराब कर दिए हैं और आगे से माफ़ी भी नहीं मांग रहा। ये बोलकर वो गुस्से में जिनसू के पास जाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उन दोनों लड़कों के साथ क्या मसला है, लेकिन अगर तुमने इन फ्रूट्स को ख़राब कर दिया है तो तुम्हें इनके पैसे भरने होंगे। ये बोलकर हाथ आगे करके उससे पैसे मांगती है। तो जिनसू कहता है कि छोटी बच्ची अभी तुम साइड हो जाओ। ये सुन याओशी गुस्से में हंस पड़ती है और कहती है कि क्या छोटी बच्ची? फिर लुजू और मुजू से कहती है कि ज़रा बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। तो मुजू कहता है कि ये इस एरिया की डॉन है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन्हें देख लुजू याओशी से कहता है कि बॉस हमें पहले यहाँ से जाना होगा। याओशी जिनसू के पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग डंडा हाथ में लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये देख याओशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। तभी लुजू और मुजू से पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। याओशी चिल्लाकर कहती है कि छोड़ो मुझे इसे दिखाना है कि मैं कौन हूँ, लेकिन लुजू और मुजू से वहाँ से ले जाते हैं। जिनसू उन गुंडों के पास जाता है। सारे गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उन्हें मारकर वहाँ से भाग आता है और छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है। वहीं याओशी भी होती है, वो उसे दीवार के पीछे छुपा देती है और कहती है कि काफ़ी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लगता है तुमने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जिनसू उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ वही गुंडे आ रहे होते हैं। याओशी उसे इशारा करती है जाकर बॉक्स में छुप जाओ। जिनसू उसे मना करता है। याओशी फिर से कहती है कि बस यही रास्ता बचा है बचने का। जिनसू याओशी की बात मान लेता है और वो दोनों बॉक्स में छुप जाते हैं। याओशी कुछ कहने लगती है तो जिनसू चुप होने का इशारा करता है। फिर याओशी इशारे से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों छुपाया? तो जिनसू कहता है कि मैं तुम्हें उन लोगों के आश्रय पर नहीं छोड़ सकता था। जगह तंग होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिनसू याओशी को कुछ पैसे देकर सॉरी कहता है। याओशी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जिनसू ज़बरदस्ती वो पैसे उसे पकड़ा कर वहाँ से जा रहा होता है। तो याओशी हैरान होकर कहती है कि इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो एक नहीं सुनता और चला जाता है। याओशी सोचती है कि आजकल के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने घर जाकर खाना नहीं बनाया, अगर लेट हो गई तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। जैसे ही वो घर आती है तो उसका डैड उससे कहता है कि ये क्या टाइम है घर आने का, क्या तुम मुझे भूख से मारना चाहती हो?
याओशी कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सच में मर जाओ। ये बोलकर वो घर से बाहर आती है। तभी उसका डैड उसकी तरफ बोतल फेंकता है और कहता है कि दोबारा वापस मत आना, अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। याओशी रोते हुए कहती है कि मुझे आपसे नफरत है और वहाँ से भागकर अपनी बहन शीशी के पास जाती है। उसे उदास देख शीशी उससे पूछती है कि क्या डैड ने तुम्हें फिर से मारा। याओशी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, छोड़ो ये सब, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो शीशी कहती है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद है। याओशी कहती है कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, चलो अब इसे खोलो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट है। फिर वो शीशी के फेस पर सीरम लगाने के बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूँ, तो क्या आज रात में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। तो शीशी कहती है कि नोटी गर्ल, थोड़ा सा सब्र करो, मेरे ऑफ होते ही साथ घर चलेंगे। तो याओशी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जब याओशी हैंड वॉश करके वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि शीशी और डैड मिस्टर हान से रूम के बाहर मिल रहे हैं। डैड शीशी की तरफ देखकर कहते हैं कि ये देखो उसे, क्या ये खूबसूरत नहीं है। शीशी काफ़ी डरी हुई होती है तो मिस्टर हान कहता है कि हाँ, मुझे ये पसंद आई। ये सुन डैड खुशी से कहता है कि क्या सच में। याओशी सोच रही होती है कि डैड शीशी के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वो देखती है कि मिस्टर हान रूम में चले जाते हैं तो डैड शीशी को ज़बरदस्ती रूम में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। याओशी फौरन दरवाजे के पास जाकर मिरर से झांक कर देखती है और उनकी बातें सुनने लगती है। डैड मिस्टर हान से कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ब्यूटीफुल है। तो शीशी कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो, क्या आप पागल हो गए हो। तभी मिस्टर हान मुड़ता है और बोतल उठाकर डैड के सर पर दे मारता है। डैड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। याओशी ये देख डर जाती है। थोड़ी बहुत हिम्मत करके वो फिर से देखने लगती है तो मिस्टर हान शीशी को भी मार रहे होते हैं और कहते हैं कि भले ही मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं कोई कंप्यूटर नहीं जो तुम लोगों के लिए पैसे छापता रहूं और देता रहूं। तभी मिस्टर हान की नज़र याओशी पे पड़ती है। जब वो उसे देखता है तो याओशी वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हान बैठकर अपने राइट हैंड यानी जिनसू को बुलाता है और कहता है कि जाओ उस इंसान को पकड़ कर ले आओ जो दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहा था। जिनसू कहता है कि ठीक है बॉस। जिनसू मिस्टर हान को हाँ तो कहता है, लेकिन उसने जो कुछ किया उससे वो काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ ये पता चलता है कि मिस्टर हान के साथ काम करके जिनसू खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर हान के लिए काम कर रहा है। ज़रूर कोई वजह होगी। बचपन से लेकर आज तक याओशी ने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया। डैड की वजह से उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बहुत मेहनत की ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, कोई उसे बुली ना करे। याओशी बस ये चाहती थी कि वो और शीशी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन डैड की गलतियों की वजह से आज शीशी इस दुनिया में नहीं रही। याओशी भागकर बॉक्सेस के पीछे छुप जाती है। जिनसू हर उस जगह को ढूंढ रहा होता है और वहां रखे सारे बॉक्सेस को चेक कर रहा होता है। याओशी काफ़ी डरी हुई है कहीं जिनसू उसे पकड़ ना ले। तभी जिनसू उन बॉक्स के पास आकर उन्हें सर्च कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि जिनसू ने उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ता, वो उसे छोड़ देता है क्योंकि याओशी ने भी उसकी हेल्प की थी। तभी मिस्टर हान कॉल करके पूछता है कि क्या कुछ पता चला, तो जिनसू झूठ कहता है कि नहीं और वहाँ से चला जाता है। याओशी वहाँ से भागकर अपने घर आती है तो उसे वहाँ पर मिस्टर हान के कुछ लोग नजर आते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इस घर में 2 लोग रहते हैं, यहाँ की छानबीन करो, उसके बाद हम पुलिस को कॉल करेंगे। ये बोलकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। याओशी समझ जाती है कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो यहाँ रहेगी तो शीशी और डैड की तरह मारी जाएगी। वो सोचती है कि मैं तुम सब से रिवेंज ज़रूर लूँगी। फिर लास्ट बार घर को अलविदा बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनसू जा रहा होता है तभी याओशी उसे देखकर छुप जाती है। जिनसू को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी उसे याओशी का शेडो नजर आता है तो वो उसके पास जाकर उसे खींचकर सामने ले आता है और उसका गला दबाने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है क्योंकि वो याओशी को पहचान जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो।
याओशी कहती है कि मेरी फैमिली कहीं चली गई है और मुझे घर जाने से डर लग रहा है, मेरे पास कोई जगह भी नहीं कहीं जाने का। तो जिनसू कहता है कि मेरा इससे क्या लेना देना। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो याओशी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर तुम मुझे उस दिन ना बचाते तो मैं भी मर गई होती। ये सुन जिनसू उसे अपने घर ले आता है। याओशी उसके घर को देख रही होती है और कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी उसे एक पेन ड्राइव नज़र आता है। वो कहती है कि वाओ, यहाँ पर भी एक और। तो जिनसू उस पर हाथ रख देता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम इसको हाथ नहीं लगा सकती। तो याओशी कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक है, देखो। जिनसू रूम सेट करने लगता है। तभी याओशी की नज़र फिश पॉट पे पड़ती है। वो जिनसू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी फिशेस पसंद है। तो जिनसू कहता है कि ये मेरे नहीं हैं और आज रात तुम यहाँ रुक सकती हो। तभी याओशी की नज़र वहाँ पे रखे फोटो पे पड़ती है जो जिनसू और उसके भाई की होती है। वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है, क्या तुम अकेले रहते हो, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो जिनसू कहता है कि यहाँ अब कोई नहीं रहता, अब कोई फालतू सवाल मत पूछना जिसका कोई आंसर ही ना हो। ये बोलकर वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी याओशी उसका हाथ पकड़ लेती है। जिनसू पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है तो याओशी फौरन से उसका हाथ छोड़ देती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ रखने का फैसला क्यों किया। जिनसू कहता है कि जैसे वो फिश पॉट में रह रही है ना, तुम भी मेरे लिए वैसी हो, ज़्यादा मत सोचो और जाओ सो जाओ। याओशी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। जिनसू कहता है कि हाँ बोलो। तो याओशी कहती है कि क्या तुम मेरे घर से मेरा कुछ सामान ला कर दोगे। ये सुन वो उसे देखने लगता है तो याओशी फौरन से उसे अपने घर की कीज दे देती है। जिनसू वो लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओशी अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी उसे शीशी की याद आती है क्योंकि यही वो सीरम था जो उसने अपनी बहन को बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उसे याद करके वो उदास हो जाती है। रात में याओशी सो रही होती है। तभी जिनसू उसके रूम में आता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम वही इंसान हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।